हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस टेस्ट में कुल 150 प्रश्न हैं, जिसमें से 30 प्रश्नों को डेली डिस्कस कराया जाता है। एक बात और ध्यान देंगे कि ये क्लास जो है केवल जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए रहेंगे केवल उन्हीं को मिलेगी और इस टेस्ट में कुल 20 फुल टेस्ट होंगे, जिसकी फीस जो है 2,000 रुपये रखी गई है। तो इस टेस्ट से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप लोग ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। जिसको भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी लेनी है वो इस नंबर पे 9519780078 पे कॉल कर सकते हैं तथा इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज का अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। और इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है पंपास, ऑप्शन बी है वेल्ड, सी है डाउन्स और डी है सवाना। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सवाना। जो सवाना घास के मैदान हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान नहीं हैं। अगर हम सवाना घास के मैदान को देखें तो जो सवाना है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। यहाँ देख लेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं वो सवाना होते हैं। ये फैले हुए छोटे छोटे वृक्षों के घास के मैदान हैं, यानी कि ये सघन नहीं होते। फैले हुए छोटे छोटे जो वृक्षों के जो है ये घास के मैदान होते हैं। और इस सवाना घास के मैदान का मुख्य विस्तार जो है वो अफ्रीका में है। देखेंगे इसका मुख्यतः जो विस्तार है वो अफ्रीका में है। और हम अगर अन्य ऑप्शन को इसमें देख लें तो जो पंपास है, पंपास जो है कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान है। वहीं अगर हम वेल्ड को देखें तो वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है, दक्षिण अफ्रीका के। डाउन्स को देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। अगर कुछ और शीतोष्ण घास के मैदानों को देख लें तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि स्टेपी जो है ये यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान है। वहीं हम पुस्ताज को देख सकते हैं। पुस्ताज जो है ये हंगरी में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। फिर हम प्रेयरी को देखेंगे। प्रेयरी जो है यूएसए कनाडा में स्थित जो है घास के मैदान है। तो ये कुछ घास के मैदान हैं जैसे कि पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी, पुस्ताज, प्रेयरी, ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है। वहीं हम सवाना को देखेंगे तो ये शीतोष्ण घास का मैदान न होके ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शब्द हैबिटैट के बारे में संदर्भ में बात की जाती है और इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली है, बी है जैविक उत्पाद प्रमाणन है, सी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है और डी है इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है। तो देख लेंगे इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम देखें शब्द हैबिटैट को, इसको ऐसे देख सकते हैं। हैबिटैट को अगर शब्द हैबिटैट को देखें तो ये भारत का पहला स्वदेशी जो है कि डेटा लॉगर है। और हैबिटैट अपनी तरह का पहला जो है ऐसा उपकरण है जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और शरीर के अंगों के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। और देखेंगे इसमें रिकॉर्ड किया गया जो तापमान है वो यह जानने में मदद करता है कि दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई गई वस्तु अभी भी प्रयोग करने योग्य है या फिर तापमान भिन्नता के कारण जो है वो नष्ट हो गई है। और इसका आकार देखें तो ये यूएसबी डिवाइस के आकार का होता है। देखेंगे कुछ इस टाइप का ये होता है। और इसमें एम्बीटैग जो है ये अपने आसपास के तापमान को लगातार
90 दिनों तक रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि ये एक बार के चार्ज करने पे, अगर एक बार इसको चार्ज कर दिया जाए तो ये अपने आसपास के तापमान को 90 दिनों तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे शब्द जो एबी टैग है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि तार रहित संचार पृथ्वी की सतह पर किसके द्वारा परावर्तित होता है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल और डी है बहिर्मंडल। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आयन मंडल। देखेंगे कि आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का आयनित भाग है जो लगभग 48 किलोमीटर से 965 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वहीं देखेंगे आयन मंडल का जो है संचार व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह मंडल रेडियो तरंगों को दर्पण की भांति पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है। जो भी रेडियो तरंगे हैं उनको जो है कि ये आयन मंडल जो होता है वो दर्पण की भांति पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है। और यदि यह मंडल ना हो तो जो रेडियो तरंगे होंगी वो परावर्तित ना हो करके वो जो है कि अंतरिक्ष में पलायन कर जाएंगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तार रहित संचार पृथ्वी की सतह पर किसके द्वारा परिवर्तित होता है, तो इसमें आयन मंडल जो होगा वो सही हो जाएगा। इसमें कुछ और देख लेंगे कि तापमान के आधार पर जो है कि वातावरण को 5 अलग अलग परतों में बांटा गया है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। इनको देख लेंगे। इसमें है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और जो है कि बहिर्मंडल। तो देखेंगे कि तापमान के आधार पर जो है वातावरण को 5 अलग अलग परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्षोभ मंडल को। तो जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम मंडल है और जो सतह से लगभग 7 से 15 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। और वहीं हम दूसरा देख लेते हैं। ऊपर की ओर जाने पर जो है कि समताप मंडल वायुमंडल की जो है कि दूसरी परत है। समताप मंडल जो है वायुमंडल पर दूसरी परत है और इसी परत पर जो है ओजोन परत पाई जाती है। इसी पर ओजोन परत पाई जाती है। अब उसी में हम अगर देखें तीसरा मंडल तो ये मध्य मंडल हो जाएगा। और ये जो मध्य मंडल है ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और यह उल्का पिंडों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो इस प्रकार देख लेंगे ये मध्य मंडल हो गया। अगला हम देख लेते हैं जो कि आयन मंडल ही है। आयन मंडल, और यह जो फैला हुआ है ये 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। देखेंगे इस मंडल में जो है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है तथा जो सैटेलाइट हैं वो इस परत में होते हैं। और उसके बाद हम पांचवा और सबसे लास्ट देख लेंगे बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो ये जो है कि 640 किलोमीटर से ऊंचाई पे जो भी है इसकी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, ये बाह्य मंडल में आ जाता है और इसकी ऊपरी कोई भी सीमा नहीं है। इसमें हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार देख लेंगे इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल सम्राट बहादुर शाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पहला जो कथन है वो है उन्होंने सिख गुरु गोविंद सिंह के प्रति एक गैर समाधानात्मक दृष्टिकोण अपनाया। ये पहला कथन है। दूसरा देखेंगे उन्होंने सिख विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया और लोहगढ़ किले को पुनः प्राप्त किया। तो इसमें देख लेंगे प्रश्न है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है। और इसमें ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 और ना ही 2। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 2। इस कथन में केवल दूसरा कथन जो है वो सही है।
और फिर हम एक बार कथन पे चले, तो अगर हम पहला कथन इसका देख लेंगे तो बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो है वो शांति बनाकर विद्रोही सिखों को शांत करने की कोशिश की और उन्हें एक उच्च मनसब दिया, मनसब जो है कि उनको प्रदान किया था। तो इस प्रकार जो है कि ये पहला जो कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है उन्होंने सिख गुरु गोविंद सिंह जी को के प्रति एक गैर समाधानात्मक दृष्टिकोण अपनाया, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। और दूसरा अगर हम देख लें तो उन्होंने सिख विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया और लोहगढ़ किले को पुनः प्राप्त किया, तो ये कथन सही हो जाएगा और इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है, और इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है प्लियोसीन, ऑप्शन बी है पैलियोसीन, ऑप्शन सी है प्लिस्टोसीन और हालिया जमा, और डी है ओलिगोसीन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लिस्टोसीन और हालिया जमा। जो राजस्थान का मरुस्थल है थार मरुस्थल, यह जो है प्लिस्टोसीन और हालिया जमा का विस्तार है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है प्रबंधन विकास संस्थान जो IMD है उसके द्वारा, बी है विश्व आर्थिक मंच, सी है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, और डी है विश्व बैंक के द्वारा। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रबंधन विकास संस्थान या फिर IMD के द्वारा। देखेंगे प्रबंधन विकास संस्थान IMD को, तो इसके द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है कि अभी हाल ही में 2022 जारी किया गया है। और IMD जो है कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक स्विस फाउंडेशन है। देखेंगे IMD जो है ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित जो है एक स्विस फाउंडेशन है, जो अपने करियर के प्रत्येक चरण में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए समर्पित है। और भारत ने अभी देख लेंगे भारत का स्थान, तो भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है, और जिसमें भारत 43वें से जो है 37वें स्थान पर आ पहुंचा है, और जिसका मुख्य कारण जो है आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है ये प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की जो कुल संख्या है वो 9 है। और इसको हम बारी बारी से देख लेंगे। इसमें जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा तराई, जो तराई क्षेत्र है। दूसरा इसमें हम देख लेंगे पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा मध्य पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा मध्य पश्चिमी क्षेत्र। चौथा है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। फिर अगला हम देख लेंगे सेंट्रल जो प्लेन जोन है, जो सेंट्रल प्लेन जोन जो है वो अगला हो जाएगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर हम अगला देख लेंगे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है जैसे कि जिसमें झांसी ललितपुर आदि जिले आ जाएंगे। उसके बाद हम अगला देख लेंगे 7वां, तो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है। उसके बाद हम इसमें देख सकते हैं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में हम इन क्षेत्रों को देख सकते हैं जैसे बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये सभी उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। और उसी में हम अगला देख लेंगे जो ईस्ट मैदानी क्षेत्र है, ईस्ट मैदानी क्षेत्र, यह 8वां हो जाएगा। 9वां और लास्टवां हो जाएगा विंध्याचल का जो क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र,
इस प्रकार ये 9 क्षेत्रों में जो है कि उत्तर प्रदेश में कृषि की जलवायु को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला तराई, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, पांचवा सेंट्रल प्लेन जोन, उसी में हम देख लेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ईस्ट मैदानी क्षेत्र, और नौवां और लास्टवां विंध्याचल जो क्षेत्र है, जो कि मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद आदि इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी कि EAST, जो कि जिसको हम ईस्ट कहते हैं, ये जो है ईस्ट, इसको देख लेंगे। रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पहला कथन देख लेंगे, यह नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है उसके बीच एक संयुक्त परियोजना है। और इसमें दूसरा देख लेंगे, यह इसका उद्देश्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया को दोहराना है, जो वही प्रतिक्रिया है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। अब इसमें देख लेंगे नीचे, तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल दो। इसमें से केवल जो दूसरा कथन है वो सही है। अगर हम देख लें प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी ईस्ट को, तो इसको अगर हम देखें तो जून 2021 में चीन ने जो है अपने एक संलयन रिएक्टर का एक नवीनतम परीक्षण किया, और वह जो है कि प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग जो टोकामक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक नाम से जो है इसका नाम दिया गया, और इसको जो है कि कृत्रिम सूर्य भी नाम दिया गया है। ये जो ईस्ट है इसको कृत्रिम सूर्य भी इसका नाम दिया गया है। यह रिएक्टर जो है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, और इस रिएक्टर का नाम जो है कृत्रिम सूर्य इसको कहा जा रहा है। और चीन के देखेंगे, चीन के इस आर्टिफिशियल सूर्य में लगे जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हैं, उसने एक परीक्षण के दौरान जो है 101 सेकेंड में, देखेंगे 101 सेकेंड में जो है 101 सेकेंड में 120 करोड़ डिग्री सेल्सियस तथा 20वें सेकेंड में हम अगर देख लें तो 20वें सेकेंड में जो है 160 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करके जो है कि विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यानी देखेंगे 101 सेकेंड में 120 करोड़ डिग्री सेल्सियस और 20वें सेकेंड में 160 डिग्री सेल्सियस का जो है कि तापमान इसने पैदा किया है, और इसने जो है इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। और यह तापमान जो है कि सूर्य के तापमान के 10 गुने से भी अधिक है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल दो। तो पहला ये कथन कह रहा है कि कथन को एक बार देख लेंगे कि यह नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बीच एक संयुक्त परियोजना है। तो ये कथन जो है कि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीन द्वारा जो है कि शुरू किया गया है। और दूसरा देख लेंगे, इसका उद्देश्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया को दोहराना है, जो वही प्रतिक्रिया है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। तो ये कथन सही हो जाएगा, और पहला कथन गलत हो जाएगा। ये नासा और इसरो के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि सभी के लिए सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के दशक तक किसकी पहल है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जर्मनी, और ऑप्शन डी है विश्व बैंक। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। इसमें देखेंगे कि सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक जो है कि वो संयुक्त राष्ट्र की ही पहल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 को जो है संयुक्त राष्ट्र सभा ने सन 2012 को सभी के लिए सतत ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और 2014 से 2024 तक को देखेंगे, 2024 से 2024 तक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। सभी के लिए सतत ऊर्जा का जो दशक घोषित किया गया है वो 2014 से 2024 को घोषित किया गया है। और सबके लिए सतत ऊर्जा 2030 तक देखेंगे,
सबके लिए जो सतत ऊर्जा है वो 2030 तक सभी के लिए स्थायी ऊर्जा का एहसास करने के लिए देखेंगे समाज के सभी क्षेत्रों से कार्रवाई जुटाने की एक पहल हो जाएगी। तो हम इसको देख लेंगे। 2012 को सभी के लिए सतत ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और सभी के लिए सतत ऊर्जा जो दशक घोषित किया गया है वो 2014 से 2024 को किया गया है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती को चिन्हित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में एक विशेष समारोह का आयोजन किया है। इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है शाहजहांपुर, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है आगरा। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शाहजहांपुर। इसका ऑप्शन बी जो है वो शाहजहांपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस देखें तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानी जो रामप्रसाद बिस्मिल जी हैं उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। और जो इनका जन्म हुआ था, रामप्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ था वो 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ही हुआ था। हम अगर देखें तो 1925 में, इसको यहाँ देख लेंगे, 1925 में बिस्मिल और उनके जो साथी थे चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला खां, उन्होंने जो है कि लखनऊ के पास जो काकोरी स्थान है वहाँ एक ट्रेन लूटने का उन्होंने फैसला किया तथा उस ट्रेन को उन्होंने लूटा जिसको काकोरी कांड कहा जाता है और वे अपने प्रयास में सफल भी हो गए थे। देखेंगे काकोरी कांड जिसको कहा जाता है, लखनऊ के पास है ये काकोरी स्थान जहाँ पे उन्होंने ट्रेन को लूटा था और वे प्रयास में सफल हो गए थे, लेकिन 1 महीने के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद जो है कि 18 महीने जो कानूनी प्रक्रिया चली और उसके बाद उन्हें जो है कि फिर फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस प्रकार देखेंगे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहांपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा स्थान उन स्थानों की श्रेणी में आता है जहां वर्षा की परिवर्तनशीलता का गुणांक 50% से अधिक है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर प्रायद्वीप, ऑप्शन सी है गंगा के पूर्वी मैदान और ऑप्शन डी है कश्मीर का उत्तरी भाग। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि कश्मीर का उत्तरी भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि देखेंगे कथन और कारण पर ये आधारित प्रश्न है और इसमें देख लेंगे कथन जो है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसका कारण यह है कि भारत में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी हैं। अब इसमें नीचे देख लेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 20 में जो ऑप्शन है देख लेंगे ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है और डी हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें ये दोनों कथन सही हैं लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब हम हरित क्रांति को देख लेंगे तो हरित क्रांति जो है एक ऐसा शब्द है जो कि विकासशील देशों में देखेंगे तो कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए या फिर देख लेंगे उन्नत सिंचाई सुविधाओं के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करने के लिए इस क्षेत्र में जो है इसकी क्रांति को संदर्भित करता है। और अगर हम नॉर्मन बोरलॉग को देखें, नॉर्मन बोरलॉग, अगर हम नॉर्मन बोरलॉग को देखेंगे तो दुनिया भर में हरित क्रांति का जनक इन्हें ही माना जाता है और इन्हें जो है 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर भारत के भीतर देखें तो भारत के भीतर जो हरित क्रांति शुरू हुई थी
वो 1966 में शुरू हुई थी, तथा भारत में विशेष रूप से जो है कि जो पंजाब, हरियाणा तथा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया था, वहाँ हरित क्रांति के कारण जो है कि वहाँ के क्षेत्रीय असमानताएं वहाँ पे बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार ये जो कारण हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में जो है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में जो है कि हरित क्रांति का जनक माना जाता है और उन्हें भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। वे MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। तो इस प्रकार इन दोनों को देख लेंगे तो ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो R है वो A की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन A है एबोनाइट, ऑप्शन B है तांबा, ऑप्शन C है नाइक्रोम और ऑप्शन D है कांच। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम, यानी कि नाइक्रोम में जो है कि उच्चतम प्रतिरोधकता है। देखेंगे नाइक्रोम को तो निक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है और इसी के कारण यह जो है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। देखेंगे जो नाइक्रोम है वो विद्युत धारा के जो ऊष्मीय प्रभाव है उसको दर्शाता है। और देख लेंगे कि अपने उच्च प्रतिरोध के कारण यह जो है यह धारा के प्रवाह का विरोध करता है और इसीलिए यह बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है। तो इस कारण देख लेंगे तो उच्चतम प्रतिरोधकता जो है वो नाइक्रोम की होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका C जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि को किस अवधि के रूप में जाना जाता है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 1901 से 1921, ऑप्शन बी है 1921 से 1951, ऑप्शन सी है 1951 से 1981 और डी है 1981 से 2011। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 से 1981। देखेंगे 1951 से 1981 के दशक को जो है भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह मृत्यु दर में इस समय जो है कि तेजी से गिरावट आई थी, लेकिन देश में जनसंख्या की जो है उच्च जो प्रजनन दर थी उसके कारण जनसंख्या में विस्फोट देखने को मिला था। और औसत जो वार्षिक वृद्धि दर थी इस समय वो 2.2% से भी अधिक थी। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एडी डिटेक्शन तकनीक हाल ही में खबरों में है, ये किससे संबंधित है, और इसमें देख लेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है बिजली गिरने से बचाव, इसमें बी ऑप्शन है कोविड-19 संक्रमित रोगियों में गिरते ऑक्सीजन स्तर का शीघ्र पता लगाना, और सी है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का शीघ्र पता लगाना, और डी है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझना। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो एडी डिटेक्शन तकनीकी है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम है। देखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर IIT खड़गपुर जो है, यहाँ देख लेंगे IIT खड़गपुर जो है उसने जो है कि एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीकी जो है जो अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक है उसको विकसित की है, जो कि उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास या फिर मजबूती से शीघ्र पता लगाने में ये मदद करेगी। तो इस प्रकार एडी डिटेक्शन तकनीकी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का शीघ्र पता लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि चरक संहिता की उत्पत्ति कब हुई थी, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तथा ऑप्शन डी है 5वीं शताब्दी
ईसा पूर्व। और इसका जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीसरी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। देखेंगे जो चरक संहिता है यह प्राचीन भारतीय जो चिकित्सक हैं उस पर एक विस्तृत जो है कि ये एक लेसन है, और जिसका श्रेय जो है कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के एक जो चिकित्सक हैं चरक उनको दिया जाता है। चरक संहिता जो है प्राचीन भारतीय चिकित्सा पर व्यापक पाठ एक व्यापक लेसन है जो कि चरक को इसका श्रेय दिया जाता है, और जो आयुर्वेद के रूप में जानी जाने वाली भारतीय चिकित्सा की प्रारंभिक प्रणाली में एक महान चिकित्सक के रूप में देखे जाते हैं। तो इस प्रकार देख लेंगे कि चरक संहिता की जो उत्पत्ति हुई थी वो तीसरी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मझगांव डॉक्स लिमिटेड जो MDL है में भारतीय नौसेना के 2 फ्रंट लाइन युद्धपोतों का शुभारंभ किया। इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है मुंबई, यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा मुंबई, बी हो जाएगा चेन्नई, सी है बेंगलुरु और डी है कोलकाता। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि मुंबई। देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड जो कि MDL है वहाँ जो है कि भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों का शुभारंभ किया था। और युद्धपोतों को जो है कि नौसेना डिज़ाइन निदेशालय जो DND है उसमें डिज़ाइन किया गया था, और यह जो है आत्मनिर्भर भारत मिशन के हिस्से से पूरी तरह जो है कि मझगांव डॉक्स लिमिटेड में बनाए गए हैं। ये जो है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के एक हिस्से के रूप में इसको बनाया गया है। अब हम देख लेंगे युद्धपोत जो है आत्मनिर्भर भारत का एक सच्चा प्रमाण है, क्योंकि युद्धपोतों के लिए उपकरणों और प्रणालियों के लगभग जो 75% ऑर्डर हैं वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों जो MSME हैं उद्यमों सहित जो है कि स्वदेशी फर्मों को दिए गए थे। तो इस प्रकार देख लेंगे कि इन युद्धपोतों के जो भी उपकरण और प्रणाली हैं उनमें लगभग जो 75% जो ऑर्डर थे वो MSME तथा उद्यमों सहित स्वदेशी फर्मों को इनको बनाने के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने मुंबई शहर में मझगांव डॉक्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों का शुभारंभ उन्होंने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो CAC है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, और देख लेंगे बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, और सी हो जाएगा विश्व बैंक, और डी हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग जो है एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है, तथा यह जो है कि खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है मई 1963 में संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है कतर, बी है यमन, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है ओमान। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात की संघीय सर्वोच्च परिषद ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को जो है कि चुना है, और संयुक्त अरब अमीरात जो UAE है उसके राष्ट्रपति के रूप में जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को चुना गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर
हो जाएगा। देखेंगे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को, तो उन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है उनका स्थान लिया है, जिनका मई 2022 में अभी हाल ही में निधन हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे देखेंगे कि लैग्रेंज पॉइंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देख लेंगे। इसमें जो पहला कथन है, ये अंतरिक्ष में ऐसी स्थितियां हैं जहां दो शरीर प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्रों का उत्पादन करते हैं, पहला हो जाएगा। दूसरा इसमें देख लेते हैं, लैग्रेंजियन बिंदु 1 या फिर L1 जो है उसके चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखा गया एक उपग्रह बिना किसी गूढ़ता ग्रहण के लगातार सूर्य को देख सकता है। और इसमें हम तीसरा कथन देख लेंगे, इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। देख लेते हैं इसको। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 1, सी है केवल 2 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। अब हम देख लेते हैं कथन को। तो इसमें जो पहला कथन है कि ये अंतरिक्ष में ऐसी स्थितियां हैं जहां दो शरीर प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्रों को उत्पादन करते हैं। तो अगर हम लैग्रेंज बिंदु को देखेंगे तो ये अंतरिक्ष में ऐसी स्थितियां हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसी दो शरीर प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़े हुए जो क्षेत्र हैं उसका उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार देख लेंगे, ये पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि जो इसमें जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली की जो लैग्रेंजियन बिंदु है यानी L1 जो है उसके चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखा गया एक उपग्रह बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का महत्वपूर्ण जो है कि लाभ दे सकता है। तो इस प्रकार ये दूसरा जो कथन है वो भी सही हो जाएगा। तथा तीसरा हम इसमें देख लेंगे कि लैग्रेंजियन पॉइंट्स का उपयोग जो है अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। तो ये भी जो कथन है ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 इसमें से तीनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। देखेंगे इसमें एक तरफ जो है वायु रक्षा प्रणाली दी गई है और दूसरी तरफ जो है देश का नाम दिया गया है, और इसमें बताना है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। अब इसमें देख लेंगे पहला जो है आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली, दूसरा है S-400, तीसरा है एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो थर्ड है, और डी है स्काईबो थर्ड। और इसमें देख लेंगे पहला अगर हम देख लें इसमें कि आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली, नीचे पहले देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ए जो है कि केवल 2, बी है 1 और 4, सी है केवल 2 और 3 और डी है केवल 1, 2 और 3। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से ऊपर दिए गए युग्मों में से केवल जो दूसरा ऑप्शन है केवल 2 केवल वही सही है, यानी कि दूसरा। देख सकते हैं इसमें कि रूस के अल्माज जो सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो है उसके द्वारा जो विकसित S-400 जो मिसाइल है वो जो है कि रूस से संबंधित हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम पहला देख लें, अन्य ऑप्शन को देख लें, तो आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली अगर इसको देखें तो अभी जो हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते संघर्ष में जो गाजा से दागे गए राकेटों को इजराइल आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा ही रोक दिया गया था। तो ये अमेरिका से संबंधित नहीं है बल्कि ये इजराइल से संबंधित है। और वहीं हम तीसरा देख लेते हैं, एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो थर्ड है उसको देख लेंगे। तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो थर्ड है ये एक अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
तो ये अमेरिका की है, तो इस प्रकार यहाँ ये यूएसए की है, ना कि इजराइल की है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये युग्म गलत हो जाएगा। और चौथा देख लेते हैं, स्काईबो थर्ड, इसको जापान से लिए लगाया गया है। तो स्काईबो जो है ये ताइवान द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये ताइवान द्वारा विकसित की गई है, तो इसका जापान ये जो है कि गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका केवल जो ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है अपरवर्तन, ऑप्शन बी है आंतरिक परावर्तन, सी है विवर्तन और डी है परावर्तन। और देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि परावर्तन। अगर पेरिस्कोप को देखें तो पेरिस्कोप जो है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह बताता है कि प्रकाश वस्तु से जो है 45 डिग्री, देखेंगे प्रकाश जो है वो वस्तु से 45 डिग्री के कोण पर दर्पण पर पड़ता है और फिर परावर्तित होता है। देखेंगे दर्पण पर प्रकाश पड़ता है और फिर ये परावर्तित होता है और परावर्तित प्रकाश फिर दूसरे दर्पण पर पड़ता है, देखेंगे, और तब तक परावर्तित होता है जब तक ये मानव आँख तक नहीं पहुंच जाता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक पेरिस्कोप जो है वह जो है कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है और चीन, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। देखेंगे अभी हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के जो गोमा शहर है, गोमा जो सिटी है, उसमें माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी फटने के बाद जो है कि हजारों लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं तथा माउंट न्यारागोंगो जो है वो अल्बर्टाइन रिफ्ट से जुड़े जो घाटी है वहाँ की विरुंगा पर्वत में 3470 मीटर ऊंचाई के साथ जो है कि एक सक्रिय स्ट्रेटोवॉल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेंगे, अगला देख लेते हैं, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार किस प्रदेश को दिया गया था। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब इसमें देख लेंगे कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो राजस्थान है तथा तमिलनाडु ये क्रमशः जो है कि दूसरे और तीसरे स्थान पर स्थित हैं और प्रथम स्थान पर जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, घर्षण बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें कथन देख लेंगे। कथन पहला, यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जो श्रमिकों को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होती है। और इसमें दूसरा जो कथन है उसको देख लेते हैं कि घर्षण बेरोजगारी मंदी के दौरान कम हो जाती है। अब देख लेंगे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। अब इसमें देख सकते हैं
कि घर्षण बेरोजगारी को, और इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। एक बार पुनः हम कथन को देख लेंगे। इसमें देखेंगे कि यह एक प्रकार की बेरोजगारी है, जो घर्षण बेरोजगारी है वो एक प्रकार की बेरोजगारी है जो श्रमिकों को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं, एक बार देखें जो है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी को, तो ये एक प्रकार की ऐसी बेरोजगारी है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई श्रमिक जो है कि नई नौकरी की, देखेंगे जब कोई श्रमिक जो है वो नई नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं या फिर एक नौकरी से दूसरी नौकरी में शिफ्ट करने को सोच रहे होते हैं, और यह जो है कि प्राकृतिक बेरोजगारी का ही एक हिस्सा है। दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है कि घर्षण बेरोजगारी मंदी के दौरान कम हो जाती है, और इसको देख लेंगे तो मंदी में घर्षण बेरोजगारी कम हो जाती है, क्योंकि देखें तो जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों में जो बेहतर नौकरी करने की प्रतीक्षा करने का जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास होता है वो कम होता है, या फिर साथ में आने वाली नौकरी लेने की अधिक संभावना होती है। तो इसलिए जो है कि घर्षण बेरोजगारी जो है कि मंदी के दौरान कम हो जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, और इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं कि धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है रूस, बी है कनाडा, सी है चीन और डी है जापान। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा धर्म गार्जियन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जापान। देख लेंगे धर्म गार्जियन एक्सरसाइज को। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच जो है, देख लेंगे भारत, इंडिया और जापान के बीच धर्म गार्जियन जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और जिसकी शुरुआत जो की गई थी वर्ष 2018 में की गई थी। भारत और जापान ने जो है कर्नाटक में अपना वार्षिक धर्म गार्जियन जो है कि अभ्यास अभी शुरू किया है, तथा यह अभ्यास जो शुरू हुआ था ये 27 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, और यह अभ्यास 10 मार्च, ये 27 तारीख को शुरू हुआ था तथा यह जो है कि 10 मार्च 2022 तक चला था। तो इस प्रकार देख लेंगे जो है कि धर्म गार्जियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच किया गया सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओशियन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है भारत और डी है चीन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारत। देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा जो है कि संयुक्त रूप से भारत में पहली बार ओशियन सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई है। और यह जो सम्मेलन है यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का देखेंगे एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो 2 वर्ष पर होता है। तो अतः विकल्प सी सही हो जाएगा, और भारत द्वारा पहली बार जो है किसकी मेज़बानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है, और इसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है कि ये किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें देख लेंगे पहला तो रणथंभौर ये बाघ के लिए, दूसरा हो जाएगा पेरियार हाथी के लिए, तीसरा हो जाएगा मानस ये सिंह के लिए, और चौथा हो जाएगा गिर ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें नीचे देख लेंगे, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो विकल्प
एक बार देख लेंगे जो ऑप्शंस हैं, केवल 1, 2 और 3, बी हो जाएगा केवल 1 और 2, सी हो जाएगा केवल 1 और 4 और डी हो जाएगा केवल 2। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि केवल 1 और 2। इसमें देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि केवल 1 और 2 जो युग्म है केवल वही सही सुमेलित हैं। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले रणथंभौर को, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के पास स्थित है। और तो देख सकते हैं इसको रणथंभौर को, यह जो है कि राजस्थान के पास स्थित है और अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। और यह जो है कि यह राष्ट्रीय उद्यान जो है कि बाघों का संरक्षण देने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर्स है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये पहला जो बिल्कुल सही है। दूसरा हम देख लेंगे पेरियार, तो पेरियार को देख लेंगे, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है कि केरल के पास एक संरक्षित क्षेत्र है, ये केरल में है। और अगर हम रणथंभौर को देखें तो ये राजस्थान में स्थित है और ये केरल में है जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण जो है एशियाई जो हाथी हैं उनसे संबंधित है, तो ये भी दूसरा भी बिल्कुल सही है। देख लेंगे जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है इससे पेरियार और पंबा नदियाँ बहती हैं, यहाँ देख सकते हैं, इससे पेरियार और पंबा नदियाँ जो हैं वो इसी से बहती हैं। नेक्स्ट देख लेंगे मानस को, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है और यह जो है कि जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सिंह के लिए, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। चौथा देख लेंगे गिर, तो गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। मानस हम देख लेंगे ये असम में स्थित है। चौथा देख लेंगे गिर, ये गुजरात में स्थित है और यह जो है कि शेर, सांभर, तेंदुआ या फिर जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि गैंडा के लिए। तो इस प्रकार देख लेंगे ये दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों युग्म गलत हो जाएंगे और पहला और दूसरा सही हो जाएगा। और इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक का लेखन किसके द्वारा किया गया है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है बलवंत सिंह, ऑप्शन सी है मार्क जुकरबर्ग और ऑप्शन डी है एलन मस्क। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बिल गेट्स। देखेंगे बिल गेट्स द्वारा लिखित जो पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इस पुस्तक का जो है कि मई 2022 में जो है कि इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे कि समृद्धि एक्सप्रेसवे का संबंध किससे है और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखेंगे समृद्धि एक्सप्रेसवे जो है उसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे और है और इसकी लंबाई जो है नागपुर मुंबई जो समृद्ध एक्सप्रेस वे है इसकी जो लंबाई है वो 701 किलोमीटर की है। तो देख लेंगे आज की क्लास में इतना ही। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आगे भी ये क्लासेस चलेंगी, ये टेस्ट सीरीज़ की क्लास आगे भी बनाई जाएगी, लेकिन केवल ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए रहेंगे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। थैंक यू।